Bismillahirrahmanirrahim. When L is equal to 3, the number of possible orbitals in the subshell. अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबशेल, एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, इसका फार्मूला था 2L + 1। अब देखें, अगर L की वैल्यू 3 है तो अब जस्ट हम इसकी जगह 3 पुट करेंगे, तो 2 3s 6 और 1 7, तो आंसर डेल्टा। इसका मतलब ये F सब शेल की बात हो रही थी। क्वेश्चन 2, when n is equal to 4, all possible values of magnetic quantum number for valence shell। देखिए, जब n हमारे पास 4 है तो इसका मतलब है L जो होता है वो उससे एक कम होता है, मतलब और शुरू होता है 0 से, यानी 0 भी होगा, 1 भी होगा, ये 2 भी होगा, 3 भी होगा, बट ये कभी 4 नहीं हो सकता। और जब ये 3 तक होगा तो फिर हमें पता है जितनी L की वैल्यू होती है उतनी M की वैल्यू होती है, बट प्लस B और माइनस B शुरू कहाँ से होती है, 0 से। अब 0 से ऊपर ले जाएं +1 +2 +3, नीचे ले जाएंगे -1 -2 -3। तो अब ऐसी ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, अल्फा। द लेटर्स P, S, P, D and F आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। अब S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज्ड और F फंडामेंटल, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सब शेल्स की। आंसर चार्ली। अगर ऑर्बिट या शेल होता तो K, L, M, N वगैरह, जबकि ऑर्बिटल होता तो जैसे P सब शेल है तो PX, PY और PZ, तो आंसर चार्ली। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होती है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 भी होती है और प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आंसर बीटा। An element having maximum number of unpaired electrons in p subshell will have the atomic number। याद रखें कि p सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप 5A के मेंबर्स के होते हैं। अब 5A में सबसे ऊपर कौन है, नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। अब 7 तो यहाँ है नहीं। उसके बाद है फास्फोरस, क्या एटॉमिक नंबर है, 15। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2, अब 3p क्या होगा, 3p3 होगा, तो 3px में भी 1 होगा, 3py में भी 1 होगा और 3pz में भी 1 होगा, तो टोटल 15 हो गया। लेकिन p में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 हैं इसमें। अगर फ़र्ज़ किया इससे आगे यानी 16 होता तो फिर यहाँ पेयरिंग शुरू हो जाती, फिर अनपेयर्ड 2 रह जाता है, तो आंसर चार्ली। कौन सा क्वांटम नंबर है एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। हमेशा याद रखें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका ताल्लुक है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ताल्लुक है बेसिकली ओरिएंटेशन से, यानी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन, जैसे PX, PY, PZ वगैरह। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मकसद क्या है, शेप ऑफ सब शेल या ऑर्बिटल, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को शो करता है कि आया वो किसी ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आंसर चार्ली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। देखें, पॉलीज के P से याद रखना है पेयर्ड स्पिन, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इकट्ठे, और याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिटल में होंगे तो उनका अपोजिट स्पिन होगा। अब देखें यहाँ अल्फा में किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है।
बीटा में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और अपोजिट स्पिन के साथ है एक ऑर्बिटल में, ये सही है। चार्ली में भी इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ है। डेल्टा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है पर वो अपोजिट स्पिन के साथ नहीं है, वो सेम स्पिन के साथ है। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है। तो आंसर डेल्टा। नंबर ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन O-2, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। सबसे पहले O की लिखते हैं, ये क्या होगी 1s2, फिर 2s2, इसी तरह 2px होगा, फिर 2py होगा और 2pz होगा। अब कितना था 8, 2 और 2 4, ये 5, 6, ये 7। अब यहाँ पे क्या होगी पेयरिंग हो गई। अब जब -2 है तो इसका मतलब 2 उसने और इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो वहीं आएंगे ना, या तो जो खाली हों या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, वो 2px में आएगा और फिर 2py में आएगा। तो इस तरह ये O-2 बन गया। अब देखिए इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, यानी ये सारे के सारे कैसे ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद क्या हुई 5। तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हंड्स रूल, कौन सा हंड्स रूल को वायलेट करता है। अब हंड्स रूल में इलेक्ट्रॉन बेसिकली अनपेयर्ड स्पिन के साथ होते हैं डिफरेंट डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर। अब जैसे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा में ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है और अपोजिट स्पिन के साथ है तो ये ठीक है। बीटा इसमें ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 2 हैं और पेयर्ड बना दिए, बिल्कुल गलत है। एक यहाँ होना चाहिए था और एक यहाँ पे, ये खाली होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। चार्ली 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो मजबूरी है हर एक में 2-2 आएंगे, इसका हंड्स रूल से ताल्लुक ही नहीं है। अब 1s अलग होता है, 2s अलग, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होते क्योंकि s तो होता ही एक ऑर्बिटल है। तो फिर इसका मतलब जो वायलेशन है हंड्स रूल की वो किस में है, बीटा में। तो आंसर बीटा। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, 1s2, 2s2, इसी तरह फिर 2px भी 1 होगा, 2py भी 1 होगा, इसी तरह 2pz क्या होगा खाली होगा। अब ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हमने क्या बताना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है। तो क्या आंसर हुआ 2, तो बीटा हो गया। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तो ग्राउंड स्टेट है, अगर हमसे पूछा जाता है एक्साइटेड स्टेट तो फिर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इधर आ जाता है, फिर क्या होगा 2s1, फिर 2px भी 1 होगा, 2py भी 1 होगा और 2pz भी 1 होगा। तब एक्साइटेड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 2 की बजाय 4 होगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन m शेल ऑफ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है। अब जो क्रोमियम है ये एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है और ये क्या है 1s2 है, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर होता है 4s1 और 3d5। एनॉमलस क्यों है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3d5 जो कि हाफ फिल्ड है। अब पूछा हुआ है एम शेल, एम शेल कौन सा होता है, तीसरा शेल। तो अब देखिए ये भी तीसरा शेल है, ये भी तीसरा शेल है, ये भी तीसरा शेल है, तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 5 13। तो आंसर डेल्टा। इफ L is equal to 1 then orbitals in which the value of m +1, 0 और -1 are। देखें अगर L 1 है तो फिर m भी 1 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू प्लस भी होगी माइनस भी होगी और शुरू कहाँ से होगी 0 से, जैसे बता दिया। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल किस में होता है, p में, एक px, एक py और एक pz। तो आंसर चार्ली। When we distribute the electron in calcium atom, the shape of valence orbital in which last electron is present। अब देखिए कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 3p6 और फिर हमारे पास आ जाएगा 4s2। अब देखिए कितने हो गए, 2 और 2 4, 6 10, 12 और 6 18 और ये 2 20। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, s में, और s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो ये हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। एक और भी तरीका है इसको जज करने का कि चूंकि हमें पता है कैल्शियम सेकंड ए में है और सेकंड ए जो होता है वो s ब्लॉक में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाजमी s ऑर्बिटल में आएंगे, और जब s ऑर्बिटल में आएंगे तो उसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल। तो आंसर अल्फा। कैथोड रेज एंड कैनाल रेज व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल, देखें कैथोड रेज चूंकि नेगेटिवली चार्ज रेज हैं तो वो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कैनाल रेज चूंकि पॉजिटिवली रेज हैं लिहाजा वो किसकी तरफ जाएंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो देखिए बीटा पे लिखा हुआ है डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स रिस्पेक्टिवली, तो आंसर बीटा। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स, अगर इलेक्ट्रॉन के मैस की बात करें तो वो प्रोटॉन के मैस से 1836 टाइम्स लेस होता है, तो आंसर अल्फा। लेकिन याद रखें अगर हम इसे न्यूट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो फिर ये 1840 टाइम्स लेस होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एन शेल, यानी एन शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। अब किसके होंगे, जिसमें एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो क्या है जी 1s2 2s2 फिर 2p6, इसी तरह 3s2 3p6 है, फिर 4s1 है और 3d5 है। अब n है कौन सा, KLMN, ये तो चौथा है, तो चौथे में सिर्फ यही है एक इलेक्ट्रॉन, जबकि जब ये सबकी नॉर्मल लिखेंगे तो उसमें 4s2 होगा, तो उनमें s में या 4s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर डेल्टा। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम इज, अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 फिर होगा 2s2 फिर 2p6, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा 2p5 क्योंकि 9 है ना। तो अब पूछा ये हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, तो भाई वो तो 2p है, अब 2 है तो n2 होगा, इसका मतलब चार्ली भी नहीं हो सकता, डेल्टा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें n क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 ये शो कर रहा है कि n क्या है, 2 है, तो आंसर अल्फा। अननोन एलिमेंट हैविंग 212 न्यूक्लियन नंबर, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 212 हैं। 90 एटॉमिक नंबर, यानी 90 जो है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दैट एलिमेंट इज, देखिए अब पहले ही हमने कह दिया कि एटॉमिक नंबर अगर 90 है तो प्रोटॉन भी 90 और इलेक्ट्रॉन भी 90। अब देखिए अल्फा में ये दोनों ऐसे लिखे हुए हैं तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन चार्ली में प्रोटॉन 122 हैं तो ये तो गलत हो गया। इसी तरह डेल्टा में देखें प्रोटॉन 100 हैं तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन रहेंगे अल्फा और बीटा। अब देखें अगर न्यूक्लियन नंबर है 212 तो हम 212 जिसे आप A कहते हैं उसमें से Z जो कि एटॉमिक नंबर होता है 90 वो माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे जब हम 11 में से 9 निकालेंगे 2 और उसके बाद यहाँ 1 बच जाएगा, तो 122 क्या होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 122 न्यूट्रॉन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन सी है, बीटा, तो आंसर बीटा। व्हेन कैथोड रेज पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड दे, याद रखिए कि जो कैथोड रेज होती हैं या चाहे पॉजिटिव रेज होती, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा जिस लाइन पे ये दोनों मिल रहे हैं, कैथोड रेज हमेशा इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगी, यानी कितना एंगल बनाएंगी 90 का, ना वो कभी नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी और ना ही कभी
साउथ पोल की तरफ। तो ऐसी बात कहाँ लिखी हुई है? बीटा में। तो आंसर बीटा। Which orbital correctly represents the last electron in the element of 7a group and third period? अब देखें, जब आप कहते हैं ना 7a ग्रुप, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल हैं उसमें। तो इसका मतलब ये है कि वो 3 तो हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ 2 नहीं हो सकता, इसमें 2 लिखा हुआ 2 नहीं हो सकता, ये 3 हो सकता है। लेकिन पूछा हुआ क्या था कि विच ऑर्बिटल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। भाई 7वां अगर ग्रुप है तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS2 और NP5। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? P में। तो अब अल्फा तो S था, डेल्टा P था ना, तो फिर आंसर डेल्टा। K एन अननोन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कैन फॉर्म, ये क्या बना सकता है? देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका मतलब ये तो 5वें ग्रुप का हुआ। तो जो 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 बनाते हैं। तो फिर आंसर बीटा, ट्राई नेगेटिव आयन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी? एटम की। तो आंसर चार्ली। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे एलिमेंट के केस में H2 मॉलिक्यूल है, कंपाउंड के केस में CO2 मॉलिक्यूल है। सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी प्योर सैंपल ऑफ मैटर सब्सटेंस कहलाता है। उसमें एलिमेंट हो सकता है जैसे H2, जैसे Cl2, तो ये सब्सटेंस है। इसी तरह अगर कंपाउंड की शक्ल में सब्सटेंस की बात करें तो CO2 भी सब्सटेंस है, H2O भी क्या है? सब्सटेंस है। और कंपाउंड क्या होता है? कोई ऐसा प्योर सैंपल ऑफ मैटर यानी सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बना है। जैसे CO2 भी कंपाउंड है और वाटर भी कंपाउंड है। बहरहाल आंसर चार्ली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमिन्ड बाय। देखिए जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो शेल में तो जो ऑर्बिटल्स की तादाद है उसे ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ऑर्बिटल्स निकालने होंगे तो वो सिंपल हो जाएगा। और याद रखना है चूँकि शेल n से रिप्रेजेंट होता है तो फार्मूला में L नहीं हो सकता। जैसा कि देखिए चार्ली में L दिया हुआ है तो ये गलत है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं तो हमेशा ऑर्बिटल की तादाद को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ऑर्बिटल्स की तादाद हमारे पास n² है तो n² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी तादाद आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास n2 हो तो अब इस फार्मूला में हम पुट करते हैं तो क्या होगा? 4 आंसर आ जाएगा, 2 2 = 4। यानी दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल। कौन से 4 होते हैं ऑर्बिटल? हम जानते हैं, एक 2s होता है, एक 2px होता है, एक 2py होता है और इसी तरह 2pz होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालेंगे तो इसको आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8। क्यों? कि 2s में भी 2, 2px में भी 2, 2py में भी 2, 2pz में भी 2, तो टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आंसर डेल्टा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, अभी हमने बात डिस्कस की थी कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल का ताल्लुक किससे होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओरिएंटेशन का ताल्लुक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जबकि जो एनर्जी होती है शेल की उसका ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो इनमें जो सही बात है वो क्या है? चार्ली। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन M+2 इज, अब M+2 है तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एंड इट्स एटॉमिक मास इज 56, इसका एटॉमिक मास 56 है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस इज, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वो M+2 है तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2, 8 और 14 है।
इसका मतलब कितने हो गए, 2 और 8 10 और 14 यानी कि 24। लेकिन कब है, जब m+2 है। भाई जब वो m होगा यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले होंगे तो तब तो उसमें 26 इलेक्ट्रॉन होंगे और तब उसका एटॉमिक नंबर भी 26 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन या उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब बार बार हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे आते हैं, जब आप A में से Z क्या करते हैं माइनस, अब निकाले जा सकते हैं। A कितना है, मैस नंबर 56 और Z क्या है 26, तो आंसर क्या है 30। 30 किस चीज़ की तादाद है, न्यूट्रॉन्स की, तो आंसर अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अल्फा पार्टिकल। अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जो होता है 2 4, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। देखिए इस 2 का मतलब ये था कि इसमें प्रोटॉन भी 2 थे और इलेक्ट्रॉन भी 2 थे। अब +2 का मतलब है उसने ये दोनों लूज कर दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। अब और कौन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा कि देखें आपको पता है H जो होता है ये 1H1 होता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी एक था इलेक्ट्रॉन भी एक था। अब +1 का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो अब अल्फा पार्टिकल में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और H+ में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आंसर बीटा। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, देखिए डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू H/mv, और ये डुअल नेचर ऑफ मूविंग मैटर को शो करता है। अब गौर से देखें कि अगर मैस है किसी भी पार्टिकल का और वेवलेंथ है तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। देखिए अगर मैं कहूँ मैस कम होगा तो फिर वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब इतनी होगी कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसे मेजर कर सकेंगे, तो हम कहेंगे जिस बॉडी का मैस कम है यानी माइक्रो बॉडी या माइक्रोस्कोपिक बॉडी या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उसकी वेव नेचर या वेव लेंथ भी होती है, यानी पार्टिकल नेचर तो होती ही है साथ वेव नेचर भी होती है। लेकिन अगर मैस ज़्यादा हो तो वेव लेंथ कम होगी, हम उसे मेजर नहीं कर सकेंगे। हम ये कहेंगे कि जो मैक्रो बॉडीज़ होती हैं उनकी वेव नेचर होती ही नहीं है, सिर्फ पार्टिकल नेचर होती है। तो फिर आंसर क्या हुआ अल्फा। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द Na एंड K कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिए जब Na की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, पहले शेल में 2 दूसरे में 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, पहले में 2 दूसरे में 8 फिर 8, ये कितने हो गए 18, फिर 1 होगा। अब आपके सामने है दोनों में किस चीज़ की तादाद डिफरेंट है, नंबर ऑफ शेल्स की तादाद डिफरेंट है, और नंबर ऑफ शेल्स कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये है कि इसके लिए n क्या होगा 3 होगा, जबकि इसके लिए n क्या होगा 4 होगा, तो आंसर अल्फा। विच कंटेन्स मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, भाई वैलेंस शेल के स्टेबल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये वो होते हैं या तो कम्प्लीटली फिल्ड हों या फिर हाफ फिल्ड हों। तो अब देखिए जैसे ये O+2 है तो असल में O क्या था, O अभी भी ड्रॉ किया था 1s2 2s2 और यहाँ पे था 2p4, लेकिन जब O ने बना दिया +1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब हो गया 1s2 2s2 और 2p3, और 2p3 अगर है तो p3 तो हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड पार्शली फिल्ड से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इनमें सिर्फ यही स्टेबल है, बाकियों को ड्रॉ करेंगे तो वो पार्शली फिल्ड बनेंगे, हाफ फिल्ड नहीं बनेंगे, तो आंसर अल्फा। विच इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो पहला शेल होता है यानी n=1 उसमें सिर्फ s सब शेल होता है, जबकि जब दूसरा शेल होता है तो उसमें s भी होता है और p भी होता है, और जब n=3 होता है तो उसमें 3 सब शेल होते हैं s p d एंड सो ऑन। अब आप देखिए अल्फा में यहाँ पे 2 के साथ d लिखा हुआ है, जबकि 2 के साथ तो सिर्फ s और p आता है, यानी सेकंड शेल में d सब शेल हो ही नहीं सकता, तो आंसर अल्फा। An electron makes a transition from energy state 4 to 2
यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आता है। इट विल इमिट आ फोटोन, तो कौन सा फोटोन इमिट करेगा? देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि E2 माइनस E1 यानी हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। ये जो डेल्टा E है ये असल में बराबर किसके होता है? ये h न्यू के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हायर ऑर्बिट है वो कौन सा है? हायर ऑर्बिट हमने पहले ही बात कर ली 4 है, जबकि लोअर 2 है, तो हम कहेंगे E4 माइनस E2 और ये बराबर किसके होगा? h न्यू के। तो अब ऐसी बात कहाँ पे लिखी हुई है? अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब ये निकालेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो न्यू बराबर होगा E4 माइनस E2 और नीचे क्या होगा? h, जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। आंसर बीटा। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्वांटम नंबर्स? देखिए n गिव्स द आइडिया ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, और साइज ऑफ एन ऑर्बिट, ये भी सही है। ये वही बातें हैं जो बोहर ने भी बताई थी। L गिव्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, शेप भी बताता है L, ठीक है। M क्या बताता है? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत। M की जो वैल्यू है ये तो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, जबकि S के बारे में लिखा हुआ कि स्पिन बताता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इनटू द सबशेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 L इज इक्वल टू 1। देखिए जब n 3 है तो हमने लिख दिया 3, L 1 होता है तो ये क्या होता है? P। तो आपको पता है P में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर चार्ली। द डिफरेंस ऑफ रेडियाई एंड एनर्जी बिटवीन फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स इज। अब हमने पढ़ा था कि अगर रेडियस का डिफरेंस निकालें तो वो यूं होता है कि R5 माइनस R4, ये ग्रेटर होता है किससे? R4 माइनस R3, ये ग्रेटर होता है देन R3 माइनस R2 और ये ग्रेटर होता है देन R2 माइनस R1। जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो उल्टा ट्रेंड होता है, E2 माइनस E1 ये बड़ा होता है किससे? E3 माइनस E2 से, और ये बड़ा होगा E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स का जो डिफरेंस है वो ये है रेडियस का, और एनर्जी का ये है। तो आप देखें रेडियस का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है, जबकि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो पहले लफ्ज़ आना चाहिए मिनिमम और फिर लफ्ज़ आना चाहिए मैक्सिमम। सो द आंसर इज बीटा। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24, जबकि प्लैंक्स कांस्टेंट ये दिया हुआ। अब हमारे पास मोमेंटम भी है और प्लैंक्स कांस्टेंट भी है, हमने वेवलेंथ निकालनी। अब डी ब्रॉगलीज इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब देखिए ये लैम्डा कैसे आएगा? h हमारे पास है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, जबकि mv जिसे मोमेंटम कह रहे हैं वो हमारे पास है 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24। अब देखिए ये कैंसिल होगा 1 टाइम और ये 3 टाइम। जब इसे कैंसिल करेंगे इससे तो ऊपर बच जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, क्यों कि ऊपर माइनस 34 है 10 की पावर और नीचे 10 की पावर माइनस 24 है। तो अब ये देखें ये जो होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, ये बचेगा मीटर में। अब इतना मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 1 एंगस्ट्रम के बराबर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 एंगस्ट्रम। तो आंसर चार्ली। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। वट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L? भाई जब n की वैल्यू 3 होती है तो हमें पता है L उससे एक कम होता है, यानी कितना 2। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। यानी अगर हम कहते हैं तीसरे शेल में तो उसमें S सब शेल भी होगा, P सब शेल भी होगा और D सब शेल भी होगा। तो आंसर बीटा। A subshell having n is equal to 6 and L is equal to 3 is designated as। भाई जब n 6 है तो हमने पहले 6 लिख दिया,
और L 0 होता है तो S, 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F, तो ये क्या हो गया 6F। आंसर चार्ली। विच वन ऑर्बिटल इन बायलोब्ड विद कॉलर, यानी कौन सा बायलोब्ड विद कॉलर है। तो अब बायलोब्ड विद कॉलर कौन सा होता है, DZ² होता है। अगर हम कहीं भी Z एक्सेस शो कर दें, मसलन ये Z है तो ऐसे डम बेल होता है और यहाँ पे क्या होता है कॉलर, तो इसे क्या कहता है DZ²। तो आंसर बीटा। जबकि अगर हम बात करें x² y² की तो ये डबल डम बेल होता है और ऑन द एक्सिस होता है, जबकि DXY और DYZ इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और ये भी डबल डम बेल होते हैं। तो आंसर बीटा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब लफ्ज़ आ जाता है सब शेल तो उसमें n नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसके लिए होता है, शेल के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं तो ओवरऑल जो फार्मूला होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब अल्फ़ा में नहीं हो रहा, बीटा में हो रहा है, तो आंसर बीटा। जबकि अल्फ़ा क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है इन अ सब शेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिलेट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अरेंजमेंट ऑफ सब शेल इज़ गिवन बाय n+l रूल। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बताता है कि जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो सब शेल पहले आएगा, और अगर दो सब शेल्स की n+l वैल्यू सेम है तो वो पहले आएगा जिसकी उनमें से n वैल्यू कम है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बिल्कुल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता, हमेशा अपोजिट होगा। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय हंट्स रूल। बिल्कुल सही कि अगर 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं तो वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे विद सेम स्पिन, तो ये हंट्स रूल है। जबकि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय ऑक्टेट रूल। बिल्कुल गलत, हमने कोई ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, तो आंसर डेल्टा। हाउ मैनी टोटल अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम विद Z इज इक्वल टू 24। अब क्रोमियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर 24 है और पूछा हुआ है D के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने बार बार बात की कि एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6, उसके बाद इसमें आएगा 4s1s है, s में एक इलेक्ट्रॉन, और फिर 3d हमने पढ़ा है 5। अब d के ऑर्बिटल भी 5 होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन भी 5 है, तो इसका मतलब हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विद सेम स्पिन। तो पूछा हुआ क्या है कि d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये d है, तो ये 5 है और 5 के 5 अनपेयर्ड हैं। आंसर बीटा। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एक्साइट फ्रॉम 4f इट विल गो इनटू। अब देखें ये हमें बड़ी आसानी से पता चल सकता है n+l रूल से। जैसे 4f में n की वैल्यू 4 और f के लिए l की वैल्यू 3 है, तो n+l वैल्यू हो गई 7। इसी तरह अब 3p है तो 3n है और p के लिए l 1 होता है, तो ये 4 हो गई। बीटा में 5s तो 5n की वैल्यू है, s के लिए l 0 होता है, तो टोटल 5। 5d 5n की वैल्यू है और d के लिए l 2 होता है, तो टोटल 7। 3d 3n की वैल्यू और d के लिए l 2 होता है, तो टोटल 5। तो ये सब की n+l वैल्यू हमने मालूम कर ली। देखें अगर इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होना है तो जिसकी n+l वैल्यू इससे ज़्यादा होगी या तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या अगर n+l वैल्यू इसके बराबर हो तो n वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब इसकी n वैल्यू कितनी है 4 और n+l वैल्यू है 7। अब 7 या उससे ज़्यादा तो सिर्फ यही ऑप्शन है। तो अब देखिए इसकी n वैल्यू 4 है तो इसकी n वैल्यू 5 है, चूँकि इससे ज़्यादा है तो 5d की एनर्जी इससे ज़्यादा हो, तो एक्साइट जब भी होगा 5d में जाएगा, तो आंसर 4d। Without applying Hund's rule, the electronic configuration of one of the following cannot be justified. अभी अभी हमने बात की थी कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स में,
तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हंड्स रूल अप्लाई किए बगैर नहीं लिखी जा सकती। देखिए जैसे फास्फोरस है 15 है, अब क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये जो आखिरी 3px 3py और 3pz ये डी जनरेट है। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 3, कैसे, ये हो गया 2 2 4 6 10 और 2 12, ये 13 ये 14 और 15। तो ये हंड्स रूल है कि 3 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन भी 3 है तो अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे विद सेम स्पिन। तो फ़र्ज़ किया अगर कोई यूँ लिख देता कि 3px2 और 3py1 और 3pz0 तो ये क्या होता, गलत होता, ये हंड्स रूल की वायलेशन होगी। तो आंसर डेल्टा। द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज ग्रेटर देन फर्स्ट ऑर्बिट बाय। तो भाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर। तो अब n की वैल्यू कितनी बता दिया 4, तो जब आप 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, तो 16 टाइम्स होगा इस वैल्यू का। तो आंसर चार्ली। द चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल आइन इन कंपैरिजन टू चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब देखिए अल्फा पार्टिकल को अगर कंपेयर करें तो इसकी चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से कैसी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन है और ये है जी मिसाल के तौर पे अल्फा पार्टिकल। अगर हम कंसीडर कर लें कि दोनों पे चार्ज 1 है, अब मास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो इसकी निस्बत 7344 टाइम्स ज़्यादा है, तो लिहाजा इसकी चार्ज टू मास रेशो 7344 टाइम्स क्या होगी, कम होगी। तो आंसर अल्फा। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए जब n 5 होता है तो l उससे एक कम और 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी, तो ये तो सही है। n अगर 5 है तो l उससे एक कम लेकिन स्टार्ट 0 से होता है, तो 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर भी प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। जब n 1 हो तो l उससे एक कम यानी 0 यानी 1 नहीं हो सकता, तो पक्की बात है आंसर चार्ली। जबकि डेल्टा में n 6 है तो l 0 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है और स्पिन क्वांटम नंबर भी प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, तो आंसर चार्ली। द स्पेस बिटवीन 1s एंड 2s इज कॉल्ड। देखिए अगर ये 1s हो और ये न्यूक्लियस हो और ये 2s हो तो 1s और 2s के दरमियान जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे सिंपली हम कहते हैं नोड, या इसे कहते हैं नोडल प्लेन, या इसे नोडल सरफेस भी कहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 या मिनिमम होती है, तो आंसर चार्ली। द हाइएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इन द ग्राउंड स्टेट इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज। देखिए हमने सबसे पहले देखा n4 है तो हमने 4 लिख दिया। l जब 0 है तो ये s है, m 0 है तो एक ओरिएंटेशन है, s कोई होती भी एक है, प्लस 1/2 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। अब शुरू से शुरू कर देते हैं, 1s2 2s2 फिर 2p6, इसी तरह 3s2 3p6 और फिर होता है 4s1। अब देखिए 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, तो 19 एटॉमिक नंबर है। ये कौन है, पोटाशियम की बात हो रही थी, तो आंसर बीटा। विच स्पीशीज हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट या सेकेंड लास्ट शेल। देखिए Na होता था 2 8 और 1, अब वो 1 नहीं है, तो अब इसमें तो आखिरी और उससे पहले वाले शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है। बीटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, तो पहले में 2 थे और दूसरे में 6 थे, अब दूसरे में भी 8 हो गया चूँकि 2 गेन कर लिए, तो इनमें भी बराबर नहीं है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर था 30, 2 और 8 10 हो गया, फिर 3 थे, अब वो 3 लूज़ कर दिए तो ये 2 और 8 हो गया। Cl एटॉमिक नंबर था 17, पहले 2 8 और 7 थे, अब माइनस का मतलब है गेन कर लिया, अब ऐसे हो गया।
तो अब वैलेंस शेल और उससे अंदर वाले शेल दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर डेल्टा। द पॉजिटिव रेज हैव मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखें, अगर हम इन सब को लिखते हैं, O2 भी है हमारे पास, N2 भी है, इसी तरह F2 भी है और Cl2 भी है। अब इन सब की हम चार्ज टू मास रेशो लिखते हैं। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि सब के ऊपर चार्ज जो है वो 1 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी 1 1 1 और 1 है। अब मास क्या है, O2 का होता है 32, N2 का होता है 28, F2 का होता है 19 और 19 38, और इसी तरह Cl 35.5 और 35.5 71। सवाल ये पूछा हुआ है कि मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशो, भाई जिसका मास जितना कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो उतनी ज़्यादा होगी, तो फिर आंसर बीटा। बेस्ट ऑफ लक।